नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष कानून व्यवस्था पर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। घोषणाओं और भाषणों में महिला सशक्तिकरण की बातें और दावे तो होते हैं, लेकिन हकीकत दिल्ली की निर्भया, गैंग रेप और मुंबई में जर्नलिस्ट रेप केस के रूप में सामने आती है। देश का हृदय प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश इसमें अव्वल है। राजधानी भोपाल में चलती बस में गैंग रेप होता है। जहांगीराबाद में एक कांस्टेबल बच्ची से रेप की कोशिश करता है। चलती ट्रेन में रेप कर महिला को फेंक दिया जाता है। भोपाल में वेस्ट चौराहे पर महिला को लूट लिया जाता है और महिला वकील से सरेराह मारपीट कर उसे कचलने की कोशिश की जाती है। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष कानून व्यवस्था पर सवाल। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे और पड़ताल भी करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह के अपराध देश के हृदय प्रदेश में होते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक तरफ सरकार मध्य प्रदेश को देश का अव्वल राज्य बनाने की बात कर रही है और महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही है। जी हाँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखकर ऐसा ही लगता है। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश बलात्कार के मामले में अव्वल नंबर पर है। यानी भारत में सबसे अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म मध्य प्रदेश में हुए। मध्य प्रदेश में सरकारी खजाने का एक बड़ा भाग उन योजनाओं पर खर्च हो रहा है जो लड़कियों को बचाने और उनके सम्मान के लिए बनाई गई है। लेकिन तमाम सरकारी दावों के बाद मध्य प्रदेश में लड़कियों या महिलाओं की स्थिति कैसी है, ये आपके सामने है। महिलाओं पर अत्याचार की हद तब होती है जब महिलाओं की सुरक्षा करने वाली पुलिस ही हैवानियत की सारी हदें पार कर देती। थाने में बंदी महिलाओं से रेप की घटना हो या फिर कांस्टेबल के द्वारा 7 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश, केवल बलात्कार ही नहीं बल्कि महिला उत्पीड़न और अपराध के मामले में भी मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी अपराध के मामले में पीछे नहीं है। कुछ दिनों पहले ही एक 7 साल की बच्ची के साथ कांस्टेबल ने रेप की कोशिश की। विद्यांचल भवन परिसर में महिला की दिन दहाड़े चेन लूट ली गई। इसके बाद इंदौर बिलासपुर ट्रेन में रायसेन की रहने वाली एक महिला के साथ बलात्कार किया गया और पिछले 24 घंटे में 2 युवतियों का अपहरण हो गया। अभी हाल ही में एमपी नगर में एक महिला के साथ बस में सामूहिक रेप किया गया। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने विवादित बयान दे दिया। एक महिला के साथ रेप हुआ था बस में। महिला का आरोप है कि कुछ पुलिस लिखित में दे मुझे, मैं उस पर लिखित के बाद उसकी वास्तविकता की जांच करा दूंगा। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को देश का अव्वल नंबर का प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में कमी आएगी या फिर यह सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो आपने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश महिला अत्याचार के मामले में या महिलाओं के उत्पीड़न और ख़ासतौर से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसको लेकर मध्य प्रदेश खासा बदनाम है। और इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रधान, कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। सरकार का
के खिलाफ इस तरह के क्राइम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो सरकार के पक्ष में नहीं है। अगर हम पिछले कुछ दिनों, एक ही माह की अगर हम बात करें या एक सप्ताह की भी अगर हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी में भी इस तरह के कई हादसे हुए हैं। एक महिला के साथ बस में और ऐसी सुरक्षा के स्थान पर गैंगरेप होता है, और वो जब पुलिस से मदद मांगने जाती है तो पुलिस उसका मखौल उड़ाती है। वो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसे कैसे दूर करेंगे? और ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। देखिए, निश्चित ही महिला के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, देश के लिए, प्रदेश के लिए निश्चित ही चिंता का विषय है। पर मैं इसमें मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है, जैसे आपने कहा, उससे मैं इसलिए असहमत हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस हर मामले को रजिस्टर कर लेती है, जबकि दूसरे राज्यों की ये शिकायत है कि थाने में केस रजिस्टर ही नहीं करते हैं। मैं इसका ये प्रोटेक्शन नहीं ले रहा हूँ। आपने अभी यूपी की किस्सा पढ़ा होगा कि महिला को गोली भी मार दी, विटनेस बनने जिस दिन आ रही तो उस दिन गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। एक महिला के ऊपर खुले रेप भी किया और केरोसिन भी डाल के जला भी दिया। तो मध्य प्रदेश में हमारी पुलिस सजग है। हर जिले में एक महिला थाना है, तो महिलाओं के केस वहीं डील होते हैं। और जो घटना आपने बतलाई कि उसका महिला से रेप भी हुआ और पुलिस ने उसका व्यवहार, पुलिस का व्यवहार मजाक उड़ाया, तो निश्चित ही उस महिला ने अगर लिखित में शिकायत उस पर्टिकुलर थाने की रिकॉर्ड में डाली होगी तो उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होती। पेपर में बयान प्रधान साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये गौर साहब भी यही कह रहे थे कि वो शिकायत कर दे और हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपकी सरकार, आपके द्वार और सबका विकास, सबका साथ, इस तरह की जो चीज़ें हैं, नारे तो हम ही जनता में भरोसा दिलाने के लिए पैदा करते हैं और हम ही कहते हैं। तो जब हम कहते हैं तो हमको इतना संवेदनशील होना ही चाहिए। और किया है, मध्य प्रदेश पुलिस ने किया भी है कि एसपी को इसकी जांच दी है, उस महिला के जो आरोप है उसकी जांच करने के लिए दिया है। लेकिन हम कैसे रोक सकेंगे इस तरह की चीज़ों को? कैसे जनता को भरोसा दिला पाएंगे? देखिए, निश्चित ही सांस्कृतिक प्रदूषण और जो हमारी टीवी चैनल से जिस तरह से प्रसारण खुलेआम होता है, सेंसर बोर्ड जिस हिसाब से लिबरल हो गया, समाज में जो पूरा पाश्चात्य दर्शन आजकल हो रहा है, आप भोपाल की ही देखें तो हर स्कूटर पे एक बच्चे के साथ एक बच्ची चेहरे पे नकाब लगा के खुलेआम दिन भर पूरे शहर में विचरण कर रही है। अब आपका पुरुष महिला, जो पुरानी कहावत है कि आग प्रधान साहब, ये तो अब महिला, हमारे साथ दो महिलाएं भी हैं, ये इनका तर्क भी यही होगा और शायद ये तर्क वाजिब भी है कि वो तो अपनी इच्छा से साथ में घूम रहे हैं, लेकिन किसी और को, किसी और के साथ ज्यादती करने का इस तरह से कैसे अधिकार मिलता? नहीं, मैं निश्चित ही, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, पर इससे जो एक समाज में वो जो खुलापन आ रहा है, निश्चित ही शायद हम उतने परिपक्व नहीं है और समाज में खुलापन पहले से कुछ ज्यादा आ गया। जो आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ, जो लोग इस सबसे को देखते हैं, आपकी पीढ़ी की सोच, फिर हमारी पीढ़ी की सोच और अब हमारे बाद की पीढ़ी की सोच में जाहिर सी बात है 3 पीढ़ियों का अंतर हो गया। वो तो जनरेशन गैप तो है। जी बिल्कुल। संगीता, आप कैसे देखती हैं इन सारी चीजों को और विपक्ष के नाते आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए रिजवान जी, पे विगत 11 सालों से, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विगत 11 सालों से मध्य प्रदेश अत्याचारों के मामले में, महिला अत्याचारों के मामले में और कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 पर आ गया है। अगर हम बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने हर भाषण में एक ही बात कहते हैं
यत्र नारायास्तु पूज्यन्ते तत्र देवता निवास। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में नारियों की पूजा होती है। फिर दूसरी बात, अपने भाषणों में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश मेरा मंदिर है, मैं उसका पुजारी हूं और जनता मेरी भगवान है। तो इस तरीके के जो लचीले भाषण और भावनात्मक लोगों को अटैक करना, आम जनता के बीच में अपनी भावनाओं को लेकर आना, ये एक तरफ अपनी जगह है कि भाई वोट आपको लेना है तो आप इतनी तरीके के भाषणों में ये सब बातें करेंगे। दूसरा, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अगर देखें तो उनके हर भाषण में एक नई योजना होती है और इस योजनाओं के नाम तरह तरह के होते हैं। नाम देखकर ही लगता है कि नहीं, महिलाओं के साथ बहुत अच्छा होने वाला है, लगता है महिला अत्याचार बंद हो जाएंगे। परंतु ना तो ये मीडिया कह रही है और ना कांग्रेस कह रही है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का लगातार आंकड़े आ रहे हैं और हर बार मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आता जा रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और सरकार इस पर असंवेदनशील है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर निश्चित ही सोचना चाहिए। विपक्ष के होते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार इन सब मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया देती रहती है, धरना आंदोलन प्रदर्शन करती है। कुछ दिनों पहले की बात है कि नई योजना शुरू हुई थी, गोरीवी अभियान, जो भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में शुरू की गई थी और मैंने खुद ने ही उस पर एक प्रेस नोट जारी कर ये जनता को अवगत करवाया था कि ये जो गोरवी अभियान चल रहा है, जिसमें इन्होंने आमिर खान जी को बुलाया था इनॉग्रेशन के लिए। आमिर खान जी आए भी थे। आमिर खान जी के जाने के तुरंत बाद ही एक महिला के साथ इतनी बुरी स्थिति हुई जो गोरवी अभियान के तहत कोई ऐसा नहीं उठाया गया है जिसमें उस महिला, फोन कॉल्स आते हैं केवल पेंडिंग चले जाते हैं। महिलाओं के लिए जो इन्होंने टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं जिस पर महिलाएं कॉल करेंगी, वो कभी चालू नहीं रहते। तो प्रदेश की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है क्योंकि पूरा प्रशासन, पूरी सरकार सिर्फ व्यापम घोटाले से बचने के लिए उपाय सोचती रहती है, कभी महिला अत्याचारों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है। विपक्ष के नाते आप लोगों ने क्या किया? आप विपक्ष के नाते आपने एक प्रेस नोट जारी किया, आप कह रहे हैं गौरवी को लेकर। जी, मैं कई मामलों के नाते महिला संरक्षण को लेकर आप लोगों की भी कुछ नैतिक जवाबदारियां हैं। जी बिल्कुल, मैंने अभी आपसे कहा भी था कि हम कई धरने आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। अभी आपने इंदौर में केस सुना होगा कि एक पिकनिक स्पॉट था, वहां पर कई युवतियां घूमने जाती थी, पिकनिक मनाने जाती थी, परंतु वहां पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं था। वहां पर कई हजारों में रेप हुए थे उन महिलाओं के साथ और वो बता नहीं पाती थी। अचानक किसी महिला ने वो जाकर उस बात को खोली, जब जाकर पता चला। मतलब प्रशासन सजग ही नहीं है। ऐसी कानून व्यवस्था कैसी जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहे और प्रशासन ध्यान न दे। अनुराधा त्रिवेदी, आप क्या कहेंगी? आप जर्नलिस्ट हैं, लगातार महिलाओं के लिए काम भी करती रही हैं, आप क्या कहेंगी इस तरह के हालात को और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है? रिजवान भाई, समाज में जो समस्याएं हैं उनका सबसे बड़ा कारण है सोशल मॉनिटरिंग का ख़त्म होना। हम लोग जब पढ़ते थे और कॉलेज से बंक मार के पिक्चर देखने चले जाते थे तो हमारे घर पहुंचने के पहले हमारे पेरेंट्स के पास सूचना होती थी कि आपकी बेटी सूचना तंत्र बहुत वो सूचना तंत्र जो था, तो जो सूचना देता था उसको बड़ा सम्मान मिलता था कि तुम हमारे हितैषी हो। लेकिन यदि आज आप किसी पेरेंट्स को बताएंगे कि आपका बेटा या बेटी ऐसा कुछ कर रहा है तो आपको कॉलोनी में रहने में दिक्कत जाएगी। तो ये जो सोशल मॉनिटरिंग थी ये खत्म हो गई। लेकिन यहाँ जैसे अगर हम भोपाल जैसे ही बड़े शहरों की बात करें, मैं आपको एक बात बीच में टोक रहा हूँ सर, भोपाल जैसे बड़े शहरों की बात करें या ट्रेन में सफर के दौरान इस तरह की कोई हादसे होते हैं या इस तरह की जो चीजें हैं, वो तो सुरक्षा से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए कि भोपाल में अगर कोई बच्चे रहकर यहाँ पढ़ रहे हैं और वो किसी के आगे पीछे बैठकर घूम रहे हैं तो उसको कैसे, उनके परिवार को सोशल मॉनिटरिंग कैसे हो सकती है? उसकी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पहली पाठशाला घर होता है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को जब बड़ा करते हैं ना और उसको बाहर भेजने की तैयारी भी आपके दिमाग में होती है तो आपको उसकी जो बेसिक प्रशिक्षण है उस हिसाब से होना चाहिए और ये बिल्कुल अनिवार्य है। दूसरे, हम किन चीज़ों पे हल्ला मचा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे रखी है। हम विरोध भी नहीं कर रहे, है ना? सरकारों के स्तर पर कोई विरोध नहीं है, दलों के स्तर पर आपने स्वीकार लिया क्या? हमारा जो कल्चर है, हम जिस तरह के संस्कारों में बड़े हुए हैं, जिस तरह से हमारा पूरा तरबियत की गई है, तो आप क्या सोचते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को हमारे पेरेंट्स या हमारे हम उम्र ये एक्सेप्ट कर लेंगे? इतने मॉड हो गए हम। सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय इसको मान्यता दी तो किसी देश की किसी भी सरकार ने इसके सामाजिक खतरे नहीं बताए। आप मेरे को एक बात बताइए कि कुछ लोग हैं जो इस तरह की
हरकतें करते हैं। महिला उत्पीड़न या महिला के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसके आपको कुछ आंकड़े हम दिखाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2014 के आंकड़े देश भर में 36,735 बलात्कार के प्रकरण दर्ज, मध्य प्रदेश में 5,076 प्रकरण दर्ज। महिला उत्पीड़न और अपराध के मामले में भी अव्वल। वर्ष 2003 में 648 दहेज हत्या हुई, 2010 में 892 दहेज हत्या के मामले दर्ज, 2008 में 2,937 महिलाओं के साथ बलात्कार, 2010 में 3,135 महिलाओं के साथ बलात्कार। मध्य प्रदेश में हर दिन लगभग 8 महिलाओं के साथ बलात्कार। 2010 में 3,756 महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार। प्रदेश में हर दिन 10 महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आपने देखा एक आंकड़े हैं कि हर दिन 8 और हर दिन 10 महिलाएं प्रताड़ित हो रही। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं देश से बहुत भिन्न है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा शांत प्रदेश जहां इस तरह के अपराधों को बहुत इजाज़त नहीं है। आज भी ये कहा जाता है कि सामाजिक ताना बाना बहुत मजबूत है। उसके बावजूद एक तर्क आपका भी हो सकता है प्रधान साहब, जो आप कह रहे थे कि सारी रिपोर्टें जो हैं हम लिख लेते हैं, सारी जितनी भी शिकायतें वही सब दर्ज कर ली जाती हैं। तो ये जो दर्ज करने की का जो तरीका है इसको हमने सुधारा नहीं है। जो बरसों से जो एक तरीका है 4 गवाह एक शिकायत, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं उसकी जांच का, कोई तरीका कुछ भी नहीं, सच है झूठ है सब उसी तरह से स्वीकार है। एक बार एक मामला दर्ज किया तो फिर उसको साबित करने के लिए हम जी जान सब लगा देते हैं। ये भी एक तरीका है, ये भी एक खतरनाक स्थिति है। लेकिन संगीता जी आप से मैं यही सवाल करूंगा कि ये जो अनुराधा जी ने एक सवाल उठाया था कि हमारे न्यायालय भी कुछ चीज़ों को सहयोग कर देते हैं, और केंद्र में तो आपकी ही सरकार थी उस दौर में, कोई नया कानून लाया जा सकता था, इसको रोका जा सकता था, इसका विरोध किया जा सकता था, लेकिन न करते हुए न्यायालय के उस निर्णय को स्वीकार कर लिया गया। और अब जब इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, और ख़ास तौर से आप दोनों महिलाओं से भी मैं एक सवाल और मेरा भी रहेगा कि हम पुरुष प्रधान समाज रहा है हमारा, इसलिए हम हर चीज़ में पुरुष में दोष निकालते हैं, लेकिन महिलाओं के जिस तरह से अभी अनुराधा जी कह रही थी, महिलाओं को भी अपनी मर्यादा, वो जो लक्ष्मण रेखा जिसकी बरसों से सदियों से बात होती रही है उसके प्रति, अब एक लिव इन में एक महिला किसी एक अधिकारी के, मध्य प्रदेश की भोपाल की ही बात है, एक महिला किसी अधिकारी के साथ, पुलिस अधिकारी के साथ लिव इन में लंबे समय से रह रही थी, शिक्षक थी और लिव इन में रह रही थी, और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो नैतिक रूप से सिर्फ जवाबदार वो अधिकारी, वो पुरुष है। ऐसी समाज की जो ये भी एक सोच होती जा रही है, हमारी कानून की भी ये सोच है, महिलाओं को संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन क्या इस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई मर्यादा है, या अब हम इससे भी आगे बढ़ चुके हैं? संगीता जी। जी रिजवान जी, इस तरह के जो मामले हैं, जैसे अभी आपने जो भोपाल की शिक्षिका का जो मामला बताया, तो ये एक व्यक्तिगत मामला है जो उन्होंने अपनी खुद, क्योंकि अब परिवर्तन का दौर है, समय बदलता चला जा रहा है, तो अगर हम देखें तो ये उनका व्यक्तिगत मामला था, वो स्वतंत्र थी अपने डिसीजन लेने के लिए। तो अगर ऐसे केसेस में अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो इसके लिए वो परिवार स्वयं जिम्मेदार है। अब रही बात कि छोटी बच्ची के साथ गैंगरेप हो रहा है, बस के अंदर गैंगरेप हो रहा है, हम अगर इन वारदातों को देखें तो इसमें पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप होना आवश्यक है, कानून व्यवस्था का हस्तक्षेप होना आवश्यक है। अब अगर बात, जिसके पहले आप बात कर रहे थे कि कोर्ट वगैरह भी इस तरीके के डिसीजन लेता है, तो मैंने कहा कि जब जब भी कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के हित के लिए बात की है, महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं लागू की है, तो इस तरीके की जो योजनाएं महिलाओं के हित में चलती जा रही है। पर समय के बदलाव के साथ समय का जो परिवर्तन होता चला जा रहा है, और जो मांग है, जो डिमांड है, उसको देखते हुए योजनाओं में भी परिवर्तन करना चाहिए, नए कानून भी बनाना चाहिए। और जिस तरीके से आज जो नया माहौल जो बता रहे, तीसरी पीढ़ी की हम बात कर रहे थे, तो वो जो तीसरी पीढ़ी का अभी जो रवैया हम जो देख रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें इस प्रशासन को ही सोचना होगा, उसके लिए भी कोई नए कानून बनाना होंगे,
इसमें भी प्रशासन को और सरकार को हस्तक्षेप करना अनिवार्य है, जहां तक मेरी ये सोच है। अगर हम कहें कि चलिए मैं इस पर किस तरह से हस्तक्षेप किया जा सकता है, अनुराधा जी आपको लगता है कि हम किसी के घर के अंदर और किसी के रोज के काम में हम कैसे दखल दे सकते हैं? ये प्रशासन की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है, ये माँ बाप की जवाबदारी है। माँ बाप की हमने अपने आप को एक छोटे छोटे विखंडित परिवारों में सीमित कर लिया है, फ्लैट संस्कृति में आ गए हमने बिल्कुल संयुक्त परिवार से जो एक घर के अंदर की चीजें पड़ोसी को सुनाई देती है, पड़ोसी को सुनाई देती है। आपके घर में कुछ प्राइवेट नहीं रहा जी, कुछ भी जी, सारी चीजें और बेडरूम तक वो बुद्धू बक्सा जो है वो बेडरूम तक पहुंच गया है, और आप आधी रात तक कुछ भी देखें और कुछ भी सुने, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है सब दिखता है। नहीं, आपने बहुत कम उम्र में बच्चों को मोबाइल और नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइड करा दिया है, तो बच्चे क्या देख रहे हैं? वो जो फिल्मों में अनुराधा जी मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। शैलेंद्र प्रधान साहब, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मसले पर? क्या करना चाहिए, क्या उम्मीद लगाएं आप लोगों से लोग? वो देखिए, युग निर्माण योजना का एक स्लोगन था कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। देखिए बात बहुत छोटी है, हम खुद सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमारा परिवार हम सुधार ले, उस पे जो हमको मर्यादाएं हैं उनको रख लेंगे, पूरा देश और पूरा विश्व सुधरेगा। प्रॉब्लम ये है कि हम खुद नहीं सुधरेंगे तो जग नहीं सुधरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र प्रधान साहब आप हमारे साथ जुड़े, संगीता शर्मा आप हमारे साथ जुड़ी, अनुराधा त्रिवेदी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, लेकिन जग को सुधारने के लिए भी कहीं ना कहीं एक अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है, और ये अनुशासन सरकार स्तर पर, समाज स्तर पर ही आ सकता है। हम दूसरों की ज़िंदगी में बहुत दखल न दें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा तो तय करनी ही पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अपराधी कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, और बहुत ताकत के साथ रोकना होगा। और जब कानून के मुहाफिज ही इस तरह की गलतियां करें, तब और फिक्र बढ़ती है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त।